चलो, उसकी हेल्प से हमने क्या क्या निकाला था। सबसे पहले हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फीयर, जिसमें कि हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए सेम आई थी। आपने फॉर्मूले लिख लिए होंगे। बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सरफेस पर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, ठीक है ना, उसके लिए भी क्या आई थी, अंदर जीरो। खैर, जो डिफरेंट आया था वो सिर्फ कौन सा था, वो था आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर। अगर आपके पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्फीयर है तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम आता है, सरफेस पर भी सेम आता है, बस अंदर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो हो जाता है के क्यू एक्स बाय आर क्यू। और ये उसका ग्राफ मिल गया था हमें। फिर हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट देखी थी और शीट देखी थी। कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग प्लेट अगर है और चार्ज दोनों साइड्स पर है तो सेम फॉर्मूला आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर अगर चार्ज सिर्फ एक साइड पर है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमने देखी थी इनफाइनाइटली लार्ज शीट। शीट और प्लेट में अंतर ही होता है कि शीट की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, इसका सिर्फ एक ही सरफेस होता है, इसलिए जो एक सरफेस वाली नॉन कंडक्टिंग प्लेट की फील्ड आती है वही इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट की वजह जाती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद एक टर्म हमने सुनी थी जिसे कहा गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उन्हें बहुत ही पास पास रखा जाए तो उस सेटअप को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। हर डाइपोल के लिए एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि सिंपली होता है पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये हमें याद रखना। तो जनरली अगर डिस्टेंस बीच की 2a ले लेते हैं तो q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट हो जाता है। फिर हमने एक डाइपोल की एक्सिस और बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। एक्सिस पे फॉर्मूला आ गया था 2kp बाय आर क्यू, और डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की तरफ। बाइसेक्टर पे आ गया था kp बाय आर क्यू, यानी कि उसका हाफ, डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। और फिर एक जनरल पॉइंट पर भी हमने निकाल लिया था। जनरल फॉर्मूला आ गया था kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, जहां थीटा है एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और इनमें एक रिलेशन भी आई थी कि नेट फील्ड अगर अल्फा एंगल बनाती है पोजीशन वेक्टर के साथ तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। कोई डाउट किसी को प्रीवियस लेक्चर में? बोलो भाई। कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इनके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। चल, तो सबसे पहले डाइपोल पर ही कर लेते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, also find angle made by E net at P with axis of dipole। ये डिस्टेंस r है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ मैं चार्ज बोल देता हूँ -q, ये चार्ज है आपका q, और ये सेपरेशन है d। एक मिनट का टाइम है, ध्यान से करना।
आया आंसर? हेलो सर हाँ। ओके चलो। तो फॉर्मूला पुट करना है बस आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है के पी बाय आर क्यूब, क्योंकि एक जनरल पॉइंट है, अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। पी क्या होता है हमारा? पी हो जाता है पॉजिटिव चार्ज इनटू बीच का सेपरेशन डी। पुट कर देता हूं मैं के क्यू डी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। यहां से मिल जाएगा के क्यू डी अंडर रूट 7 बाय 2r क्यूब। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट इसमें? फिर हमें पता है कि ये डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर की, तो नेट फील्ड कुछ ऐसे आती है और ये एंगल बनता है अल्फा, और रिलेशन होती है tan अल्फा इज tan थीटा बाई 2। यहाँ से आप लिख सकते हो tan अल्फा विल बी tan थीटा हमारा 60 डिग्री है बाई 2, यानी कि अंडर रूट 3/2, या अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट 3/2। एंगल पूछा गया है किसके साथ? एक्सिस ऑफ डायपोल के साथ। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? इस लाइन का एंगल 60 है और उससे उसका एंगल अल्फा है, तो एंगल विद एक्सिस ठीक है ना, इसकी वैल्यू मैं बीटा बोल दूं अगर, तो वो हो जाएगी 60 डिग्री प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 3/2। कोई डाउट किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन। बोलो भाई। सर हाँ, वो ई नेट का डायरेक्शन वो आप एक बार बता सकते हैं? ई नेट का डायरेक्शन बेटा याद करना है, मैंने कहा है क्लास में आप नोट्स पढ़ के आया करो एक बार। ये देखो ई नेट जो इधर आया है, वो एंगल अगर अल्फा बनाता है, तो यहाँ हमने लिखा था tan अल्फा, और वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बाइसेक्टर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सिस। दोनों का रेशियो लेने से हमें ये रिलेशन मिली थी। क्लियर हुआ? ओके सर। तो कल के नोट्स में सब कुछ है, आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब डायपोल पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। ये डिस्टेंस मान लो d है, ये डिस्टेंस भी d है। यहाँ एक चार्ज रखा गया है -q, यहाँ एक चार्ज रखा गया है -2q, और यहाँ एक चार्ज रखा गया है 3q। आपको बताना है नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सेटअप। अपना आंसर अगर आ जाए तो चैट में लिख देना।
हाँ भाई, किसी का आंसर आया? देवांश जोशी, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। आंसर आया तुम्हारा बेटा? हाँ सर, √5 QD। तो बोल क्यों नहीं रहे थे? सर अभी मैसेज किया। थोड़ा सा एक्टिव रहो यार, मैं कह रहा हूँ बार बार। इतना ज्यादा लथार्जिक कैसे हो सकते हो? तो देखो, बहुत बोरिंग हो जाता है ऐसे पढ़ाना, और मजा नहीं आता बिल्कुल भी। इसी बैच में सबसे कम इंटरेक्शन होता है, पता नहीं क्यों। -Q है, ये -2Q है। इस 3Q को बस हम सेपरेट करके एक तो +Q बना देंगे और एक यहाँ +2Q बना देंगे। तो अब सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस मिलके एक डायपोल बना सकते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव उनकी डायरेक्शन होती है। तो ये एक डायपोल बन जाएगा P1 और ये एक डायपोल बन जाएगा P2, जहाँ P1 डायपोल की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू बीच का सेपरेशन D, और P2 डायपोल की वैल्यू हो जाएगी 2Q इंटू बीच की सेपरेशन D। अब आप देख सकते हो P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो P नेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 90 डिग्री। तो अल्टीमेटली अंडर रूट ऑफ QD का स्क्वायर प्लस 2QD का स्क्वायर यानी √5QD, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो कभी भी डायपोल दिए जाएं तो हम उसे क्या करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। एक और करके देखो, जैसे ठीक है, ये L L L, यहाँ मान लो -Q है, यहाँ भी एक -Q है, और यहाँ +2Q है। ओके, आपको इसका बताना है डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सेटअप। सर √3QD। एक आंसर आया √3QD। ओके, और √3QN। ओके, सेम आ रहा है मतलब। तो वही इसको स्प्लिट करके +Q कर लेंगे। तो एक तो ये आ गया हमारे पास डायपोल मोमेंट P1, एक ये आ गया आपके पास P2। P1 की वैल्यू Q इंटू L, P2 की वैल्यू Q इंटू L, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो P नेट आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों सेम ही आ रहे हैं तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P बोल देता हूँ मैं, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60 डिग्री,
यहाँ से मिल जाएगा p√3 यानी कि QL√3। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सिर्फ हमें डायपोल्स बना के वेक्टर यूज करते हुए आंसर दे देना होता है। नेक्स्ट ट्राई करो। QT root 2. Sorry, QR root 2. ओके तो इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से वही, यहाँ पे माइनस क्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। यहाँ माइनस क्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक यहाँ प्लस क्यू ले लो। -2q है तो एक यहाँ -2q ले लो, सॉरी +2q ले लो। एक एडिशनल क्यू बचेगा, उसका कोई यूज नहीं है, वो डायपोल में काम नहीं आ रहा है। तो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये आपका एक डायपोल मोमेंट हो गया P1, एक ये हो गया हमारा P2 और एक ये हो गया हमारा P3। बना लेते हैं इसे अगर, तो ये आपका P2, ये P1 और नीचे P3। P1 की वैल्यू हो जाएगी 2q इंटू आर, P3 की वैल्यू है q इंटू आर और P2 की वैल्यू है q इंटू आर। देख सकते हैं P3 और P1 तो कैंसिल हो जाएंगे, जिसके बाद बचेगा यहाँ पे P2 और P1 बड़ा है तो यहाँ बच जाएगा P1 माइनस P3। दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब 90 डिग्री है बीच का एंगल, तो P नेट ये आ जाएगा √ ऑफ P2 का स्क्वायर प्लस P1 माइनस P3 का होल स्क्वायर, यानी कि √ ऑफ QR का स्क्वायर प्लस 2QR माइनस QR का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा √2QR। यही आया था सबका। हाँ सर। यस। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। इसमें क्या किया है, एक सर्कल के लेफ्ट पोर्शन पे माइनस लैम्डा दे दिया गया है और राइट पोर्शन पे प्लस लैम्डा दे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस पूरे सेटअप का डायपोल मोमेंट कितना होगा। हिंट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। यस सर। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप देखो चार्ज अलग अलग डिस्टेंसेस पर है ना, सारा का सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपको पेयर बनाना होता है हमेशा, है कि नहीं। तो क्यों ना हम थीटा एंगल पे जाके डी थीटा थिकनेस का एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज का एलिमेंट लें और उसके एकदम ऑपोजिट साइड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का नेगेटिव एलिमेंट लें और दोनों का एक छोटा सा डायपोल लिख दें और उसे इंटीग्रेट करें। ट्राई करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, किसी का आता है अगर फिर मैं बताता हूँ।
4 lambda r square. ओके 4 लैम्डा आर स्क्वायर। चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ से थीटा एंगल पर जाके ये डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहा हूँ ये, तो ये प्लस डी क्यू आ जाएगा हमारे पास, और डी क्यू की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू आर डी थीटा, थिकनेस क्योंकि आर डी थीटा। सिमिलरली यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ से एक मिलेगा हमें जो कि होगा माइनस डी क्यू, और माइनस डी क्यू की वैल्यू सिंपली माइनस लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये दोनों मिलके एक क्या बना लेंगे, डाइपोल, इस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक छोटा सा डाइपोल डीपी है कि नहीं। तो इस छोटे से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर मैं लिखूं डीपी, तो वो कितनी आएगी, वो आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज यानी कि डी क्यू इंटू उनके बीच का सेपरेशन। तो ये एंगल भी थीटा है, ये रेडियस आर है, तो बीच का सेपरेशन कितना होगा ये आप देख सकते हो। ये जो सेपरेशन आ रहा है हमारे पास cos theta. बिल्कुल उसकी वैल्यू आ जाएगी 2r cos थीटा। बस इसी को इंटीग्रेट करने से आपको टोटल डाइपोल मोमेंट मिल सकता है। पी नेट की वैल्यू मिलेगी लैम्डा आर डी थीटा इंटू 2r cos थीटा। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो तो लैम्डा आर स्क्वायर, अंदर बचेगा cos थीटा डी थीटा। लिमिट क्या लगाएंगे ये बताओ जरा। लिमिट आप लगाओगे Minus pi by 2 से pi by 2. बिल्कुल सही, माइनस पाई बाई 2, क्योंकि नीचे आप एक एलिमेंट लोगे सबसे पहले इस तरह से, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। ये मिलता है 2 भी बाहर आएगा ना, किसमें, अच्छा 2 Constant. गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस साइन थीटा, और लिमिट है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये आपको मिल जाएगा 2 यानी कि 4 लैम्डा आर स्क्वायर। बिल्कुल सही आया था। समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कोई डाउट, क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट जब भी निकालने को बोला जाए तो आपको बस प्लस क्यू और माइनस क्यू या प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू का पेयर बनाना होता है, और फिर आगे देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है ना, या तो सिंपल होगा या इंटीग्रेशन बेस्ड होगा। ओके चलो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स विद कैविटीज। किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा भी था ये एक डाउट, पर तब हमने ये पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मैंने कहा था कि बाद में करेंगे। कैविटी का मतलब क्या होता है आपको पता है, वेकेंसी टाइप, ठीक है ना, खाली जगह, उसे हम कहते हैं कैविटी। तो जनरली क्या किया जाता है, स्फीयर की कैविटीज ले ली जाती हैं। सबसे पहले अगर स्फीयर की बात करें हम, ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अब कैविटी हो कोई सी भी सकती है, मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखूंगा, आपको हर कोई भी शेप दिया जाए मेथड एग्जैक्टली सेम है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पे सुविधा के लिए हमने स्फीयर ले लिया है पहले। मान लो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर एक कैविटी बनाई गई है इस तरह से। समझ रहे हो, और बाकी पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज भरा हुआ है। आपको अगर क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास चैप्टर याद हो तो उसमें भी आपने कैविटी प्रॉब्लम्स की होगी। यस सर, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता था। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर है, इस तरह से ये रेडियस मान लेते हैं r है, और इसकी रेडियस कुछ r1 है, ठीक है। आपसे अगर बोला जाए कि किसी भी पॉइंट P पर
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ, इसकी डिस्टेंस में ले लेता हूँ सेंटर से x से कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ P पॉइंट पर। तो आपको करना क्या होता है, स्टेप 1 आप क्या करते हो, फिल कैविटी विद प्लस रो, जो भी आपकी चार्ज डेंसिटी है उससे कैविटी को फिल कर दो, एंड फाइंड E1 एट P, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। बात है जो भी कैविटी हो उसको आप चार्ज से भर दो तो आपको पूरी ऑब्जेक्ट मिल जाएगी, उस पूरी ऑब्जेक्ट की वजह से आप उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। स्टेप 2 फिल कैविटी विद माइनस रो, क्योंकि एक्चुअली कैविटी के अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो एक बार उसे प्लस रो से भर देते हैं और एक बार माइनस रो से भर देते हैं, तो इफेक्टिवली चार्ज जीरो हो जाता है। एंड कंसिडरिंग कैविटी एज सेकेंड ऑब्जेक्ट फाइंड E2 एट P, कैविटी की वजह से फील्ड निकाल लो। और फाइनली स्टेप 3 E नेट, ये सिंपली वेक्टर समेशन हो जाता है E1 और E2। ये तो स्टेप्स मैंने सिर्फ लिख दिए हैं, मैं एक एग्जांपल आपको करके बताता हूँ। स्टेप्स अच्छे से नोट डाउन कर लो और समझ जाओ कि भाई पहले मुझे कैविटी को प्लस रो से भरना है, फिर कैविटी को माइनस रो से भरना है, ठीक है ना। मान लो कि ये स्फीयर है हमारे पास, जिसके अंदर एक कैविटी है, इस तरह से, ओके। तो ये r रेडियस का हमारा स्फीयर था नॉन कंडक्टिंग, और उसमें r/2 रेडियस की कैविटी है, ठीक है, यानी सेंटर को भी टच कर रही है। पूरे के अंदर चार्ज भरा गया है और चार्ज डेंसिटी दी गई है, मान लेते हैं रो। अब बोला जाता है कि भाई आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो पहली कुछ एग्जांपल्स में ले लेता हूँ, 2 पॉइंट्स में ले लेता हूँ। एक पॉइंट में ले रहा हूँ A, तो आप देख सकते हो A जो है वो पूरी ऑब्जेक्ट के बाहर है, और दूसरा मैं ले रहा हूँ, मान लेते हैं B, ठीक है ना। यहां मैंने पॉइंट लिया है P, जो कि बेसिकली स्फीयर के तो अंदर है पर कैविटी के बाहर है, और इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूं यहां से है कुछ r/2। ध्यान से देखना, 3 ही केसेस पॉसिबल होते हैं। या तो जिस पॉइंट पे पूछा गया है वो पूरी ऑब्जेक्ट के बाहर होता है, तो पहला केस 1 वो ले लेता हूं मैं, पॉइंट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, जैसे पॉइंट A है, ठीक है। और केस B जो होता है उसमें पॉइंट इज आउटसाइड द कैविटी बट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस पे जब आएंगे तब देख लेंगे। सबसे पहले पॉइंट A के लिए देखा जाए अगर, तो पहले अगर आप प्लस रो से भरते हो तो आपको एक पूरा स्फीयर मिलेगा कंप्लीटली चार्ज से भरा हुआ, जिसकी रेडियस होगी r, है कि नहीं। और आपका पॉइंट A यहां पर है, जिसकी डिस्टेंस मान लेते हैं ये भी हमें दी गई है r/2, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से हो जाएगी r प्लस r/2, यानी कि 3r/2। अरे क्लियर है। तो इस पॉइंट के लिए बस आप मुझे इतना बता दो, किसी भी स्फीयर के लिए 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद करे जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। पॉइंट ए इस स्फीयर के लिए बाहर वाला पॉइंट है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कुछ इस तरह से बनाएगा E1। E1 के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे KQ/x², क्योंकि ये फॉर्मूला होता है फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द स्फीयर। अरे क्लियर है कि नहीं। E1 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी K।
इसमें चार्ज कितना भरा होगा टोटल, तो डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर? पहले स्टेप में नहीं सर, समझ आ गया। मैंने सिर्फ प्लस रो से भरा था, अब मैं भर दूंगा माइनस रो से। माइनस रो से भरते ही हमें एक छोटा स्फीयर मिलेगा, क्योंकि सिर्फ कैविटी को भरा है, जिसकी रेडियस r/2 होगी और ये पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है। इसके लिए भी पॉइंट ए बाहर है और इसके सेंटर से पॉइंट ए की डिस्टेंस r/2 प्लस r/2 यानी कि r है। अब मुझे बस इतना बताओ कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्टवर्ड्स। बेटा नेगेटिव चार्ज है तो किधर बनाएगा भाई? आउटवर्ड। बनाएगा E2। E2 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो KQ/x² ही यूज करेंगे, क्योंकि पॉइंट जो है वो बाहर है। तो K चार्ज कितना हो जाएगा? तो मैं माइनस रो पुट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं रो ही पुट करूंगा। 4/3 पाई, इसकी रेडियस r/2 है तो r/2 का क्यूब बाय x है आपका r यानी r²। बात समझ आई? अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना भूल गया मैं, यहाँ पे x 3r/2 है तो 3r/2 का स्क्वायर। बताओ मैंने यहाँ पे माइनस रो क्यों नहीं रखा? बोलो। हम डायरेक्टली बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि आपको हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, हमें पता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मुझे करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो E1 माइनस E2 आपकी नेट फील्ड हो जाएगी, यानी K रो 4/3 पाई r क्यूब बाय 3r/2 का होल स्क्वायर माइनस K रो 4/3 पाई r/2 का क्यूब बाय r²। अरे समझ आया क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एक बार कैविटी को प्लस रो से भरो तो पूरी ऑब्जेक्ट मिलेगी, एक बार कैविटी को माइनस रो से भरो तो आपको एक कैविटी वाली ऑब्जेक्ट मिलेगी जिसपे चार्ज बस नेगेटिव रहेगा। दोनों की फील्ड ड्रॉ करो, देख लो पॉइंट बाहर है या अंदर है। स्फीयर के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से कौन सा यूज करना है उस पर ध्यान दो और फाइनल आंसर निकाल दो। अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो केस 2 पे चलते हैं। केस 2 है जब पॉइंट इज इनसाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तो अंदर है बट आउटसाइड कैविटी, पर कैविटी के बाहर है। ठीक है ना? अरे 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 क्या हो गया ये? एक सेकंड रुकना, मैं जरा वापस से करता हूँ।
दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ए पॉइंट पे तो हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं पॉइंट बी पे। जैसे कि पॉइंट बी आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर यानी स्फीयर के अंदर है पर कैविटी के बाहर है। ठीक है, तो करने का तरीका बिल्कुल सेम, प्लस रो से भरेंगे। प्लस रो से भरने पर आपको पूरा स्फीयर मिलेगा, है ना, लेकिन इस बार पॉइंट बी अंदर होगा। तो बस मुझे ये बता दो, क्योंकि ये पूरा स्फीयर हमें मिल गया है, तो पॉइंट बी जो फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सॉरी, पॉइंट बी पे जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? E1। पॉजिटिव चार्ज है पूरी जगह पर, बी पर जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे। बिल्कुल, हमेशा अवे ही जा रही होती है ना, तो सेंटर से दूर जाती हुई ही बनानी है स्फीयर से। हमेशा पॉजिटिव चार्ज है अगर सेंटर से दूर जाती हुई बी पॉइंट पर, है कि नहीं? E1 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? बोलो। R/R³ वाला जो था वो। बिल्कुल, KQX/R³। फॉर्मूला याद करो। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे उसका कारण यही होगा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। KQX/R³ ये फील्ड का फॉर्मूला है इनसाइड द स्फीयर। E1 की वैल्यू आ जाएगी K, Q हो गया डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R³। X इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस आप देख सकते हो R/2 है बाय R³। ये E1 की वैल्यू आई है हमारे पास, समझ आया? सिमिलरली माइनस रो से भरेंगे तो सिर्फ ये कैविटी वाला मिलेगा। उसके लिए पॉइंट बी जो है वो बाहर ही है, और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी R सेंटर से, है कि नहीं? ये किस डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा यहाँ बी पॉइंट पर? तो आप देख सकते हो इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये खुद की तरफ फील्ड बनाएगा E2। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा KQ/X²। बाहर वाला है तो स्फीयर के बाहर वाला फॉर्मूला। E2 की वैल्यू हो जाएगी K रो 4/3 पाई R/2 का क्यूब बाय X², यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो कि R है, तो R²। समझ आया? सर हम्म, सर इसमें वो ई का डायरेक्शन हम देखते हैं तो वो एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल नहीं देखेंगे? मतलब cos 180 अगर बना तो माइनस हो जाएगा ना? किसमें बेटा? सर जो भी जिसमें भी अगर एरिया का वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के साथ 180 बनाता है तो फिर वो इसमें एरिया वेक्टर की जरूरत ही कहाँ है? एरिया आता ही कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में? होता है, फ्लक्स। वो तो फ्लक्स आता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यस यस सर। क्लियर हुआ क्या सबको? यस। बोलो भाई। Yes, sir. तो आप कर सकते हो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं? चलो, Yes, sir. बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे क्योंकि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उन सब में किए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्फीयर, और कैविटी बना देते हैं इसकी। ये हो गई हमारी कैविटी। ठीक है, ये सेंटर है, ये बड़ा स्फीयर रेडियस R का, हम देख सकते हैं छोटा स्फीयर है जिसकी रेडियस R/2 है। ठीक है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज भरा गया है। ठीक है, यहाँ मैं पॉइंट ले रहा हूँ एक P, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से है मान लो R/4। तो आपको बताना है E नेट एट P। चार्ज डेंसिटी दी गई है रो,
ये है आई कैप और ये है जे कैप। सर हाँ, उसका थर्ड केस बाकी था। केस 3 बेटा अलग से कराऊंगा मैं। अभी हमने लिया है जब पॉइंट या तो बाहर रहता है स्फीयर के और अंदर रहता है स्फीयर के, पर कैविटी के बाहर ही रहता है। तीसरा केस होता है जिसमें पॉइंट कैविटी के अंदर आ जाता है ना। तो वो स्टैंडर्ड केस रिजल्ट आएगा, उसे अगला करेंगे। पहले आप ये वाला कर लो। ओके सर। हो गया। और टाइम चाहिए या हो गया है? सर ऑलमोस्ट हो गया। ओके, कर लो आराम से।
देखो डायरेक्शन तो सबने सही बनाई होगी शायद। पॉजिटिव वाला तो ऊपर बना देगा E1 और नेगेटिव वाला नीचे की तरफ बनाएगा E2, है ना। E1 क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ बना रहा है और पॉइंट भी अंदर है, तो फॉर्मूला लगेगा KQX/R3। मेन चीज बस ये फॉर्मूला कौन सा लगाना है यही सोचना है। K रो 4/3 पाई R³ इंटू सेंटर से डिस्टेंस R/4 अपॉन R³। E2 कैविटी के लिए तो पॉइंट बाहर है, तो KQ/X² वाला फॉर्मूला। E2 हो जाएगा K, Q हो गया रो 4/3 पाई R/2 का क्यूब बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R/2 प्लस R/4 यानी कि 3R/4 का होल स्क्वायर। आप देख ही सकते हो E नेट जो आएगा वो आ जाएगा E1 माइनस E2 J कैप। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। नहीं सर। सिंपल है, ठीक है। बस ये पता करना है कि पॉइंट अंदर है, पॉइंट बाहर है, या पॉइंट सरफेस पर है। तीन ही फॉर्मूले होते हैं स्फीयर के लिए, है ना। चलो, तो तीसरा केस जो था वो देख लेते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी of a uniform solid non-conducting sphere। ठीक है, तो तीसरा केस यानी कि पॉइंट अब कैविटी के अंदर ही आ जाए अगर, ओके, इस तरह से। तो मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर जिसकी कुछ रेडियस है R, ओके, और एक हमारे पास कैविटी है इस तरह से, ठीक है ना, जिसकी रेडियस मैं ले लेता हूं कुछ R1, ओके, और पॉइंट P जो दिया गया है हमें वो कुछ यहां है, ठीक है। तो पॉइंट P इज इनसाइड द कैविटी, देख सकते हो आप। चार्ज डेंसिटी दी गई है रो, ठीक है। यहाँ O मैं बोल देता हूँ सेंटर ऑफ स्फीयर है, और O' सेंटर ऑफ कैविटी है, तो O सेंटर ऑफ स्फीयर, O' सेंटर ऑफ कैविटी। एक वेक्टर डिफाइन करते हैं हम जो कि A वेक्टर से डिनोट किया जाता है, जो कि है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ O' विद रिस्पेक्ट टू O। क्या मतलब हुआ इसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस है या क्या पोजीशन वेक्टर है कैविटी के सेंटर का। अच्छा, एक वेक्टर ले लेता हूं मैं x वेक्टर, एक वेक्टर ले लेते हैं हम y वेक्टर। x वेक्टर यह है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू O।
यानी सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या वो जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। y वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o डैश। क्या यहां तक क्लियर है सब? इसी को मैं बाहर बना लेता हूं क्योंकि मेन डेरिवेशन में यही काम आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका O, ये है O डैश और ये है पॉइंट P। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर है x वेक्टर, ये वेक्टर है y वेक्टर और ये वेक्टर है a वेक्टर। क्लियर है? ये कुछ परपेंडिकुलर हाइट में मान लेता हूं h। ये एंगल होगा कुछ अल्फा, ये एंगल होगा कुछ बीटा। सेम होना कुछ जरूरी नहीं है ना। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो O इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, O के लिए ये पॉइंट अंदर है या बाहर है? सबसे पहली बात बोलो भाई। O के लिए यानी कि पॉजिटिव चार्ज से भरे हुए स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है या बाहर है? अंदर है। तो इसे मैंने प्लस रो से भर दिया है, ये उसका सेंटर मानो आप। प्लस रो से भरे हुए पूरे स्फीयर का सेंटर है ये। और ये O डैश जो है ना, ये माइनस रो से भरी गई जो कैविटी का स्फीयर बनेगा उसका सेंटर है। तो पॉइंट P तो स्फीयर के लिए भी अंदर है और कैविटी के लिए भी अंदर है। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा O, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो मैं कह सकता हूं खुद से अवे जाती हुई ये डायरेक्शन E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू प्लस रो। तो E1 इज ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, पूरा जो स्फीयर बनेगा आफ्टर फिलिंग विद प्लस रो। बात समझ आ रही है? प्लस रो से जब मैं कैविटी को भर दूंगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो पूरे स्फीयर की होगी। और जो नेगेटिव वाला चार्ज का स्फीयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो तो खुद की तरफ होगी, कुछ इस तरह से। समझ आया? E2 इज ड्यू टू माइनस रो फिल्ड कैविटी। अब हम क्या करते हैं, एंगल्स देख लेते हैं। ये एंगल होगा अल्फा और ये एंगल होगा आपका बीटा, है कि नहीं? अच्छा, कुछ रिलेशन हमें पता है। हमें पता है कि x साइन अल्फा ये इक्वल होगा y साइन बीटा और ये इक्वल होंगे h के। दिख रहा है आपको ट्रायंगल से? सिमिलरली x cos अल्फा प्लस y cos बीटा ये मिलके हो रहा होगा a। देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं? x साइन अल्फा बराबर है y साइन बीटा के और x cos अल्फा प्लस y cos बीटा मिलके a हो रहा है ना? a वेक्टर। ओके, बस अब यहां आप देख सकते हो कि ई नेट के लिए दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट तो यहां आएगा जो कि होगा E1 cos अल्फा प्लस E2 cos बीटा। इसे मैं नाम दे देता हूं EX अभी सॉल्व करने के लिए। और एक आएगा EY, देख सकते हैं। सबसे पहले EX निकाल लो। EX की वैल्यू आई है E1 cos अल्फा प्लस E2 cos बीटा। E1 और E2 की वैल्यू भी मैं लिख लेता हूं। दोनों के लिए ही अंदर वाला पॉइंट है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी K Q1 X बाय R क्यूब। अरे समझ आ रहा है, क्योंकि उसके डिस्टेंस x है। और E2 की वैल्यू हो जाएगी K Q2 Y, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर y है,
बाय उसकी रेडियस जो भी है r1 का क्यूब, क्योंकि कैविटी के लिए भी अंदर वाला पॉइंट है P और स्फीयर के लिए भी अंदर वाला पॉइंट है P, तो दोनों में अंदर वाला फॉर्मूला जो कि होता है KQX/R³ वो हम यूज करेंगे। चलो इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, तो हो गया KQ1X/R³ cos अल्फा प्लस KQ2Y/R1 का क्यूब इंटू कॉस बीटा। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, K तो बाहर आ चुका है। Q1 क्या होगा, चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R³ cos अल्फा प्लस Q2 डेंसिटी इंटू 4/3 पाई, कैविटी की रेडियस R1 है, R1³ cos बीटा। ये आपको मिलेगा कितना, ये हो जाएगा K इंटू रो इंटू 4/3 पाई, ये तो कॉमन आ गया, R³ कट गया, इसका x कहाँ गया, x था यहाँ, y था यहाँ, अंदर बचेगा x cos अल्फा प्लस y cos बीटा। k की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू 4 पाई/3 इंटू x cos अल्फा प्लस y cos बीटा। देख सकते हो आप, आपके सामने लिखा है a, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और ई नेट की जो वैल्यू आपको मिलेगी या ई एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है। देखो जरा क्या खास बात है, कैसी है वो, कांस्टेंट है। रो कांस्टेंट है, ए वेक्टर कांस्टेंट है, सेंटर से कैविटी के सेंटर की डिस्टेंस, और 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। ना वो x पे डिपेंड करती है और ना y पे डिपेंड करती है, यानी कैविटी में आप कहीं भी पॉइंट चूज करो, जो x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है वो सेम आता है। सिमिलरली EY अगर मैं निकालता तो वो आती E1 साइन अल्फा माइनस E2 साइन बीटा। इसे आप सॉल्व करोगे, ये आपको मिल जाएगा 0, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा K रो 4/3 पाई x साइन अल्फा माइनस y साइन बीटा, और x साइन अल्फा इक्वल है y साइन बीटा के, और वो इक्वल है h के, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये मिल जाएगा आपको 0। यानी याद आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ई नेट इनसाइड कैविटी of a uniform non-conducting sphere is constant and is directed along position vector of center of cavity with respect to center of sphere। रिजल्ट है, याद रखना है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। समझ आया? और क्लियरली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मान लो कि ये हमारा स्फीयर है, ओके, ठीक है ना, ये उसका सेंटर है और उसमें कई सारी कैविटीज है। मान लो एक ये कैविटी है, एक यहाँ कैविटी है, एक यहाँ कैविटी है कुछ एंगल पर, इस तरह से। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, और उसमें पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज भरा गया है। अब आपसे पूछा जाए, ये एक सेंटर इसका, ये हमारी कैविटी का सेंटर,
ठीक है ना। और ये तीसरा सेंटर, ये आपके स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। मैं इसे कैविटी 1, कैविटी 2 और कैविटी 3 कह देता हूँ। मुझे बताओ कैविटी 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, सिर्फ डायरेक्शन अगर मैं पूछूं तो, बोलो भाई। अरे बोलो यार, इतना सिंपल तो है। रेडियली आउटवर्ड्स सब में। तो सेंटर को ज्वाइन करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी ये आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ करोगे आप, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, कहीं भी ले लो पॉइंट अंदर, हर जगह सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है। ये सेंटर का हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई कैविटी के अंदर। ये सेंटर का पोजीशन वेक्टर हो गया, तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अरे समझ आ रहा है? तो हमेशा जो भी पोजीशन वेक्टर है सेंटर का, उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैविटी के अंदर। उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट इनसाइड द कैविटी। क्लियर हुआ? तो आज बस हमने क्या सीखा है, कैविटी प्रॉब्लम्स करना सीखा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाहर हो तो आपको सॉल्व करना पड़ता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर हो पर कैविटी के बाहर हो तो भी आपको सॉल्व करना पड़ता है, पर अगर पॉइंट कैविटी के अंदर हो तो फिर उसकी वैल्यू फिक्स है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता। किसी को कोई डाउट? सर डेरिवेशन याद रखने की फॉर्मूलाज। डेरिवेशन यार बोर्ड में पूछा जा सकता है, पर जेई में कोई काम नहीं है डेरिवेशन का, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैंडेटरी है ही याद रखना। और कुछ? चलो तो आज यहीं पे एंड करते हैं। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगली क्लास में रिवाइज करके आना और सभी फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना, ओके। वाह, ये तालियां कौन बजा रहा है? चलो ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर, Thank you. बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।